हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो देखो, हमारा एक सीरीज चल रहा था। कौन सा सीरीज चल रहा था? आरएएस का जो टारगेट बैच चल रहा है प्री एग्जाम के लिए। तो हम उसमें आपको डेली टॉप 10 MCQ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आज हम आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपके जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी यानी कि आपकी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंदर आपके टॉप 10 जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपके इस बार जो आरएएस का एग्जाम होना है 2023 में, इसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसमें आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो हम लेके आए हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये जो सीरीज है इसमें डेली देखना, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा कारगर सहायक होगी। तो देखो, हम चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर। तो पहली स्लाइड पे हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो हमें क्या बताना है कि अनुवांशिकता का जो विज्ञान है उसको सबसे पहले अनुवांशिकी किसने कहा? तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुवांशिकता क्या होता है। तो देखो, अनुवांशिकता क्या होता है? देखो, अनुवांशिक लक्षण है, जो अनुवांशिक लक्षण है उनको क्या बोलते हैं? अपने अनुवांशिकता। जैसे जो भी आपके जैसे बौनापन हो गया, लंबापन हो गया, ये सब आपके क्या है? अनुवांशिक लक्षण। अब देखो, अनुवांशिकी किसको कहते हैं? जैसे क्या है कि आपके अनुवांशिक लक्षण है, जो अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण है। जो जब अनुवांशिक लक्षण है जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संचरण होते हैं और जिस शाखा के अंतर्गत अपने उनका अध्ययन करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। तो हम लिख लेते हैं जो आपके अनुवांशिक लक्षण हो गए, जैसे लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। देखो, जो आपके अनुवांशिक लक्षण होंगे ये कैसे जाएंगे? आपके पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होंगे। जैसे आपके दादाजी से आपके पापा में आएंगे, तो आपके पापा से किस में जाएंगे? आप में जाएंगे, और आप से आपके बच्चों में। तो ये एक आपकी क्या बन गई? पीढ़ी बन गई। तो देखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो ऐसे लक्षणों को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण। तो ऐसे अनुवांशिक लक्षण है जो उनका अपने अध्ययन करते हैं। ऐसे अनुवांशिक लक्षणों का अपने क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, जो अपने अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। ठीक है, उसी शाखा को क्या बोलते हैं? अपने अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी के बारे में पता लगा क्या? अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी देखो क्या है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि जो अपने अनुवांशिक लक्षण है वो क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करते हैं। जैसे आपके दादा से आपके पापा में जाएंगे, आपके पापा से आप में, फिर आपसे आगे आपके बच्चों में। तो इस प्रकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है वो लक्षण कैसे होते हैं? अनुवांशिक लक्षण होते हैं। अब ये जो अनुवांशिक लक्षण है इनका अपने अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? उस शाखा को अपने क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। अब हमें इसमें क्या बताना है? अब हमें बताना है कि जो अनुवांशिकता के विज्ञान की जो शाखा है अनुवांशिकी, इसका सबसे पहले नाम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसने दिया? तो ये दिया आपका W. बेटसन ने। किसने दिया है? W. बेटसन ने। तो आपको याद रखना है W. बेटसन ने सबसे पहले क्या नाम दिया? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स नाम दिया। तो इसके अलावा आपको और क्या याद होना चाहिए? अनुवांशिकी का जनक किसको बोलते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक किसको बोलते हैं? ग्रेगर जोहन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक, या फिर जनक का मतलब वही हो जाता है कि अनुवांशिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को। तो मेंडल को अपने क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता का जनक या अनुवांशिकता का पिता। तो ये कौन हो गया? आपके मेंडल जी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़का या लड़की होगी ये किस पे निर्भर करता है? अब देखो, लड़का होगा या लड़की होगी ये किस पे निर्भर करता है? देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं मैं गुणसूत्र के बारे में। देखो, गुणसूत्र। अब देखो, जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। यदि मैं जोड़ी की बात करूं, जैसे आप हो और आपकी पत्नी, तो दोनों की क्या बनेगी? जोड़ी बनेगी। दो बंदे होंगे उसी को तो अपने जोड़ी बोलते हैं। अब यदि मैं गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में बात करूं तो कितनी हो जाएगी?
दो बंधों की जोड़ी होती है, जैसे आपकी और आपकी पत्नी की जोड़ी बनेगी, तो वैसे ही दो गुणसूत्रों की एक जोड़ी हो जाएगी। तो देखो 46 गुणसूत्रों को यदि मैं जोड़ी में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा आपका 23 जोड़ी। तो देखो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या तो आप बोल सकते हो 46 या फिर क्या बोल सकते हो आप 23 जोड़ी। अब देखो 23 जोड़ी में क्या होता है, एक तो होता है आपका, देखो एक तो होगा आपका पुरुष और एक होगा महिला, या फिर आप बोल सकते हो नर या मादा, या तो बोल सकते हो नर या फिर मादा, या फिर पुरुष बोल सकते हो या फिर महिला बोल सकते हो। अब नर के अंदर आपके क्या कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, नर के अंदर भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे और मादा के अंदर भी कितने पाए जाएंगे 46। अब देखो इसमें क्या है कि 44 गुणसूत्र तो वो होंगे XY। उसके बाद देखो नर के अंदर जो लास्ट वाले दो जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके X और Y, और मादा के अंदर देखो 44 तो वो पाए जाएंगे, और उसके अलावा जो दो गुणसूत्र एक्स्ट्रा हैं वो हैं आपके XX। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नर के अंदर क्या पाए जाते हैं X और Y दोनों पाए जाते हैं, मादा के अंदर ओनली क्या पाए जाते हैं XX पाए जाते हैं। अब देखो जब इन दोनों में निषेचन होगा तो देखो निषेचन से जो युग्मनज बनेगा, जो आपका बच्चा पैदा होगा, देखो नर के पास क्या है X भी है और Y भी है, इस ये तो क्या दे सकता है X भी दे सकता है और Y भी दे सकता है। नर क्या दे सकता है X भी दे सकता है और Y भी दे सकता है। हम दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो नर ने एक बार क्या दे दिया X दे दिया। अब मादा क्या देगी, मादा क्या देगी, मादा के पास तो बेचारी के पास कौन से गुणसूत्र हैं, मादा के पास तो ओनली X गुणसूत्र ही हैं, तो मादा तो हमेशा क्या देगी X देगी, और नर क्या दे सकता है Y भी दे सकता है और X भी दे सकता है। अब यदि नर का X गुणसूत्र जाएगा तो क्या पैदा होगी, क्या पैदा होगी आपकी मादा, यानी कि क्या पैदा होगी आपकी लड़की, और यदि नर का Y गुणसूत्र जाएगा तो क्या पैदा होगा आपका लड़का। देखो लड़का और लड़की का निर्धारण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है आपका नर कर रहा है, कौन कर रहा है नर। नर तो को किसको बोलते हैं, नर पिता को बोलते हैं। तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा, हमेशा पिता करेगा। तो देखो आपने देखा होगा कि लोग बोलते रहते हैं कि लड़कियों को कि जिसकी ज्यादा लड़कियां पैदा हो जाती है, जैसे एक लड़की पैदा होगी उसके बाद दूसरी पैदा होगी, तो वो औरत को भला बुरा बोलने लग जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये तो ऐसी है कि ये लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर रही है। तो ऐसी बात नहीं है। तो क्या है कि मेनली जो आपका लिंग निर्धारण है वो कौन करता है, पुरुष करता है, क्योंकि पुरुष के पास क्या है दोनों के दोनों गुणसूत्र हैं, X भी है Y भी है। यदि इसका X आएगा तो लड़की होगी, यदि इसका Y जाएगा तो लड़का हो जाएगा। मादा के पास तो बेचारी के पास XX ही है, उसने तो हमेशा X ही देना है। तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा, लिंग का निर्धारण करेगा पिता। तो ये बात याद रखना कि लड़का या लड़की होगी यह किस पे निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा पिता पर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गुणसूत्रों के बारे में मैंने बता दिया कितने गुणसूत्र होते हैं 46 या फिर 23 जोड़ी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य गुणसूत्र बना होता है। तो मनुष्य का गुणसूत्र है वो किसका बना होता है ये हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक सूत्री RNA। तो RNA के बारे में जान लेते हैं। तो RNA का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और देखो उसके बाद द्विसूत्री RNA दे रखा है, एक सूत्री RNA दे रखा है और द्विसूत्री DNA दे रखा है। तो जो मनुष्य का गुणसूत्र बनता है वो क्या बनता है, द्विसूत्री DNA से बनता है। किससे बनता है, द्विसूत्री DNA से। अब हम बात कर लेते हैं DNA। तो DNA की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विसूत्री। तो द्विसूत्री का मतलब क्या है, देखो ये क्या आपका दो कुंडलियों में होगा। देखो इस प्रकार एक कुंडली तो ये चल रही है, उसके साथ साथ एक कुंडली और चलेगी। तो ये जो दो कुंडलियां बन रही है अलग अलग, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है द्विसूत्री, या आप बोल सकते हो द्विकुंडलित। क्या बोला जाता है, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित। तो ये कैसी संरचना है, ये हमारी संरचना है द्विकुंडलित संरचना। अब जो DNA की संरचना है इसका मॉडल सबसे पहले किसने दिया, इसका मॉडल जो दिया है DNA की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल, संरचना का मॉडल किसने दिया, ये दिया आपका वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया है, वाटसन एम क्रिक ने, एम क्रिक ने। तो याद रखना ये क्वेश्चन बनता है आपका गुणसूत्र DNA की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया, तो किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था 1953 में। कब दिया था, 1953 में। तो ये बातें आप याद रखना। और इनको इसके लिए
नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये 1962 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1962 के अंदर। तो ये सभी की सभी बातें आपने याद रखना है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या फिर 23 जोड़ी होती है। और मनुष्य गुणसूत्र किसका बना होता है? द्विसूत्री डीएनए का बना होता है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और ये किसका पूरा नाम है? डीएनए का। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए की संरचना कैसी है? द्विकुंडलित संरचना है। और द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया? वाटसन और किक ने दिया। कब दिया? 1953 में दिया। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल पुरस्कार मिला 1962 के अंदर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। तो देखो जो आनुवंशिक लक्षण है वो किसके थ्रू जाते हैं आगे? मैंने आपको बोला था कि जो आनुवंशिक लक्षण है वो क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होते हैं। और मनुष्य में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र। और गुणसूत्रों को ही अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम है वो आनुवंशिक लक्षण संतान में जो पाए जाते हैं वो क्या? आपके क्रोमोसोम। अब देखो जो जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं? आनुवंशिक यूनिट या जीन, उसी को वो क्या किसमें पाए जाते हैं? आपके गुणसूत्र में पाए जाते हैं। जो जीन है, जीन किसमें पाए जाते हैं? आपके गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं। अब जीन क्या है? आपकी क्रियात्मक इकाई है। जीन की जो क्रियात्मक इकाई है उसको अपने क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, जीन की क्रियात्मक इकाई, जीन की जो क्रियात्मक इकाई है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने सिस्टोन। क्या बोला जाता है? सिस्टोन। तो जीन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सिस्टोन। उसके अलावा आपको याद रखना है उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई, उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई भी आपको याद रखनी है। तो उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है? म्यूटोन। क्या है? म्यूटोन। जीन की तो सिस्टोन और उत्परिवर्तन की म्यूटोन। इसके अलावा आप याद रखो संयोजन की इकाई। संयोजन की क्रियात्मक इकाई क्या है? संयोजन की क्रियात्मक इकाई भी आपको याद रखनी है। इसको बोलते हैं अपने रैंकोन। क्या बोलते हैं? रैंकोन। तो ये तीनों बातें आप याद रखना। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 या फिर 23 जोड़ी। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया आनुवंशिक यूनिट या फिर जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन किस में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टोन। और उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है? म्यूटोन। और संयोजन की क्रियात्मक इकाई क्या है? रैंकोन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। तो हमें बताना है कि जो आनुवंशिकी इकाई है इसके हस्तांतरण को संदर्भित कौन करता है। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जैसे आनुवंशिक क्या होता है? आनुवंशिक होता है लक्षणों का एक से आगे जाना, है ना। एक पीढ़ी से क्या होगा? आगे पीढ़ी में जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपने आनुवंशिकी। तो देखो आनुवंशिकी में क्या होता है? गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र में क्या होते हैं? गुणसूत्रों में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? गुणसूत्र में क्या होंगे? आपके डीएनए। ठीक है। अब जो डीएनए है, डीएनए में क्या है कि बहुत ही सूक्ष्म क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। डीएनए के अंदर क्या होती हैं? सूक्ष्म संरचनाएं। डीएनए में क्या होंगी? आपकी सूक्ष्म या फिर छोटी संरचनाएं, सूक्ष्म संरचनाएं। अब ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ये क्या है कि आनुवंशिकी लक्षणों का धारण करके क्या करेंगी? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी। ये जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं ये क्या करेंगी? आनुवंशिक लक्षणों का धारण करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी या फिर उनका हस्तांतरण करेंगी। इसी को अपने क्या बोलेंगे? इसी को अपने बोलेंगे जीन। ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ये क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी। इसी को अपने क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं जीन। और जीन है जो आनुवंशिकता की क्या है? मूलभूत इकाई है। जीन क्या है? हमारी आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है।
इसी के कारण जो होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण जो हमारी आनुवंशिक विशेषताएं हैं उनकी जानकारी मिलती है। जैसे बालों का रंग क्या है, आंखों का रंग क्या है, ये सब बातें हमें जीन के थ्रू ही आगे ट्रांसफर होती हैं। तो आनुवंशिकी जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित कौन करता है, इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा डीएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा, और यही क्या करता है, आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं। तो हमें बताना है कि जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उनको कोडित करने वाले जीनों को क्या नाम दिया जाता है। तो देखो, किसी लक्षण के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं, जो भी किसी लक्षण के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करेंगे, देखो जैसे ये विपर्यासी लक्षण है, इनके जो विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करेंगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने एलिल्स। एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स लिखते हैं, एलिल्स के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या करते हैं, किसी लक्षण के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं, किसी लक्षण के विभिन्न रूपों को क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं। तो यही अपना क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एलिल्स। और एलिल्स क्या करते हैं, विभिन्न रूपों को, किसी लक्षणों के विभिन्न रूपों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितनी जोड़ी लक्षणों का चयन किया। तो कितनी जोड़ी लक्षणों का चयन किया, ये किया आपका 7 जोड़ी। अब 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया, इसमें विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे, तो लक्षणों को अपने लिख लेते हैं, कौन कौन से लक्षण थे। तो लक्षण आपको पता होना चाहिए, एक तो थे पादप की ऊंचाई, एक तो आपका हो गया पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई। दूसरे नंबर पे लिखो आप क्या होगा, पुष्प की स्थिति, क्या है, पुष्प की स्थिति। और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा परिपक्व फली की आकृति, या फिर आप लिख लो फली की आकृति, फली की आकृति। उसके बाद लिखो अपरिपक्व फली की आवृत्ति, अपरिपक्व फली की आकृति। देखो ये तो क्या है कि परिपक्व है, ये कौन सी है, परिपक्व, मतलब पक गई जो, ठीक है, ये होगी अपरिपक्व। उसके बाद 5 नंबर पे आप लिखो पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और उसके अलावा आपका आ गया बीज की आकृति, बीज की आकृति। और 7वें नंबर पे आपका आ गया बीज का रंग, क्या आ गया, बीज का रंग। तो ये जो 7 जोड़ी लक्षण थे, इनका मेंडल ने चयन किया था। तो हमें संख्या बतानी थी, तो संख्या कितनी है आपकी, 7 जोड़ी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल का स्वतंत्र अवयवों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के सिद्धांत पर सिद्ध किया गया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये किस सिद्धांत पर सिद्ध किया था, जो इन्होंने सिद्ध किया था ना, उसका जो अनुपात क्या आया था, उसका अनुपात 9:3:3:1 आया था। इस अनुपात के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं, किसके, मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्ययों का सिद्धांत है, इसको हम इस अनुपात के आधार पे क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये अनुपात है, इसको याद रखना होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आज का आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, ये आपका आरएस के पेपर में, पुराने पेपर में आया हुआ है पहले। तो देखो इसको ध्यान से पढ़ना। तो देखो इसमें क्या है कि कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित करवाकर उत्पन्न की गई है। तो हम जानते हैं किसके बारे में, बीटी के बारे में। तो देखो बीटी क्या है कि आपकी एक प्रकार की कपास होती है, बीटी क्या आपकी एक प्रकार की कपास है। अब जो बीटी है इसका पूरा नाम क्या है, इसका आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है बेसिलस, बेसिलस, बेसिलस थ्रेंजियनियस। क्या नाम है, बेसिलस
थ्रेंजिएंसिस, थ्रेंजिएंसिस। तो बीटी है, इसका पूरा नाम क्या है? बेसिलस थ्रेंजिएनिसिस, ये इसका पूरा नाम है। अब देखो ये क्या है कि एक जीवाणु है, ये क्या आपका एक जीवाणु है। अब देखो इस जीवाणु का क्या उपयोग किया जाता है, इस जीवाणु को क्या किया जाता है, इस जीवाणु को जीन अभियांत्रिकी के द्वारा क्या करते हैं, कपास के अंदर स्थानांतरण करते हैं। इस जीवाणु को क्या करते हैं, जीन अभियांत्रिकी के थ्रू, जीन अभियांत्रिकी के थ्रू क्या करते हैं, कपास के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। किसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं? कपास के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी से अपने कौन सी कपास प्राप्त करते हैं? बीटी कपास है, इसको प्राप्त करते हैं। अब देखो, अब ये कथन है, इसको पढ़ो। कथन में क्या लिखा है? कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित करा के उत्पन्न की जाती है। तो देखो यही मैंने आपको बताया है, जो बीटी है ये क्या है? बेसिलस थ्रेंजिस जीवाणु है। इस जीवाणु को जीन अभियांत्रिकी के थ्रू कपास के अंदर डालते हैं और उससे अपने को कौन सी कपास मिलती है? बीटी कपास मिलती है। तो देखो कथन एक में यही लिखा हुआ है, कीट को उसके अंदर डाल करके, कीट का ट्रांसजेनिक करके कपास के अंदर डाल के हम बीटी कपास को उत्पन्न करते हैं। तो आपका कथन है जो ए, ये क्या हो गया? आपका सत्य हो गया। उसके बाद देखो कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है बीटी जीन कीटों से प्राप्त की जाती है। तो ये आपका कारण है, ये क्या गलत हो जाएगा? कैसे गलत हो जाएगा? बीटी जीन कीटों से नहीं प्राप्त की जाती। ये तो कैसे प्राप्त की जाती है? ये तो देखो, जो ये बेसिलस थ्रेंजिस जीवाणु है, इसको जीन अभियांत्रिकी के थ्रू कपास के अंदर एंटर कराते हैं, उससे हमें बीटी कपास मिलती है। तो बीटी जीन कीटों से प्राप्त नहीं होती है, ये आप उसके अंदर कपास के अंदर ट्रांसफर करके फिर उसको उत्पन्न करते हैं। तो इसमें देखो आपका जो कथन है वो तो क्या है? सही है, और कारण क्या आपका गलत है। तो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन स में दे रखा है, कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर है वो असत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर स, ये जो आपका सही ऑप्शन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्रोस जेल पर पृथक्करण के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जा सकता है? तो हमें उस डाई का बताना है कि किस डाई की सहायता से हम जो आग्रोस जेल के पृथक्करण के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को हम देख सकते हैं। तो देखो, जब डीएनए के साथ साथ जो आरएनए है ना, उसको आमतौर पर हम एथिडियम ब्रोमाइड के साथ धुंधला करके देख सकते हैं। किसके साथ देख सकते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका एथिडियम ब्रोमाइड है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? आग्रोस जेल पर जो पृथक्करण के पश्चात डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको अपने देख सकते हैं। तो डीएनए के बारे में मैंने आपको बताया था, डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित। कैसी होती है? द्विकुंडलित संरचना होती है। और जो इसका जो डीएनए का जो मॉडल है, ये किसने दिया है? ये दिया है वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया है? वाटसन व क्रिक ने। और डीएनए का मैंने पूरा नाम बताया था, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये बातें आप डीएनए के बारे में याद रखना। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे, 10 जो टॉप क्वेश्चन है जेनेटिक्स से रिलेटेड, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो आपका टारगेट बैच है 2023 आरएएस का, उसमें आपको जो आपका पेपर आने वाला है उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिए हैं, साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस एग्जाम में है पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। तो ये आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त हो सकती है, होती है। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो और हाँ, यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पुराने हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के परिणाम से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन के थ्रू हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।